कर दिया स्टार्ट मैंने तो देख लो अपना जो करना है। मेरे पास है मार्केट। हेलो बेटा, कैन यू हियर मी? हेलो। बेटा, हमने आज सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हो, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा, ये वर्ड प्लूरल है। अगर हम ए काट के ओ एन लगा दें, माइटोकॉन्ड्रियन, ये सिंगुलर होता है। आप लोअर क्लासेस में ये पढ़ के आए हो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बेटा लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। जब भी हम पावर हाउस की बात करते हैं, उसका मतलब है जितनी भी हमारी बॉडी में यूजफुल एनर्जी एज एटीपी प्रोड्यूस होती है, वो सारी के सारी विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी। तो एज माइटोकॉन्ड्रिया generates useful energy for body activity by oxidation of food, it is called powerhouse of the cell। बेटा, हर सेल के ऑर्गन के लिए कोई ना कोई एपिथेट हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं जिसको एपिथेट भी कहते हैं। जैसे सुना होगा ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। जो भी फंक्शनिंग है सेल की, ओवरऑल किसके कंट्रोल के अंदर है? न्यूक्लियस के। सिमिलरली किचन ऑफ द सेल, किचन में फूड बनता है, फूड प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, उसको किचन ऑफ द सेल कहेंगे। वैक्यूल में हमेशा सेल के वेस्ट स्टोर होते हैं, इसको हम डस्टबिन ऑफ द सेल कहते हैं। बेटा, सेल जितने भी हम सेल के ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके अलग अलग एपिथेट, स्पेसिफिक उनके लिए जो टर्म यूज करते हैं, ये नीट के एग्जाम के लिए जरूरत हो इनकी पड़ती है। अलग अलग ऑर्गन जब हम बायोलॉजी करेंगे उसके अंदर करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्टेक्स्ट बोला है। अब जब भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करना हो, इसका पहला फीचर है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। बाउंड कह लो या कवर्ड कह लो, मीन माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी बॉडी के राउंड डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ये मेम्ब्रेन सेम है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वेट करो, आगे इसकी डायग्राम जब डिस्कस करेंगे उसके अंदर बना के दिखाएंगे। बेटा, सेल के अंदर कुछ ऑर्गन विद मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ ऑर्गन विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गन है वो मेम्ब्रेन बाउंड कहलाते हैं। जैसे पढ़ा होगा, वैक्यूल के अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम के अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के अराउंड डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। इनको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन कहते हैं। कुछ सेल के ऑर्गन ऐसे भी हैं जिनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सुना होगा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम, इसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रोसोम
जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रोसोम के अराउंड भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हमें ओवरऑल क्या याद रखना पड़ता है सेल बायोलॉजी में, किन सेल के अराउंड, किन सेल ऑर्गन के अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन है, किसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन है, किसमें मेम्ब्रेन नहीं है। मैंने बोला है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन ऑफ यूकेरियोट्स। बेटा ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो। यूकेरियोट का मतलब होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, सर रिपीट करना। कौन सा पार्ट? यूकेरियोट्स का। यूकेरियोट की भी अब डेफिनेशन दे रहे हैं। मैंने बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट्स के अंदर होता है। अब आपको बता रहे हैं यूकेरियोट हम किसको कहते हैं। तो उसके दो फीचर हमने ध्यान में रखने हैं। देखो फर्स्ट फीचर होगा प्रॉपरली डिवेल्ड न्यूक्लियस। वे जिस किसी सेल के अंदर नॉर्मल फुली डिवेल्प न्यूक्लियस होगा, बेटा न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होता है, जिसमें प्रॉपरली डिवेल्प्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, उसको यूकेरियोट कहेंगे। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें जेनेटिक डीएनए होगा जिसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होगी। मीन बैक्टीरिया यूकेरियोट नहीं, वो प्रोकैरियोट होता है। देखो अभी मैंने प्रोकैरियोट यूकेरियोट ये दो टर्म आपको इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ उनका एक फीचर बोला है। प्रोकैरियोट में अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विदाउट डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड इट। अगर न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो प्रोकैरियोट में हम बेसिकली बैक्टीरिया पढ़ते हैं। और सेकंड फीचर है यूकेरियोट का, प्रोकैरियोट में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गन होंगे, मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गन। जैसे अभी हमने पढ़ा है वैक्यूल भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो सकता है, लाइसोसोम एक्सेट्रा। ये दो फीचर मैंने बोले हैं यूकेरियोट के। अगर हम यही फीचर प्रोकैरियोट के लिए चेक करें, सेकंड वन यहां पे मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गन एब्सेंट। जितने भी प्रोकैरियोट होंगे उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा, ना उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ना ईआर होगी, ना वैक्यूल होगा। तो जितने भी ऑर्गन मेम्ब्रेन कवर्ड है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे। इट मीन प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब मैंने आपको क्या हाईलाइट किया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन involved in oxidation of food to generate useful usable energy in the form of ATP। बेटा जो फूड में से एनर्जी निकलेगी उसको यूज करके एडिनोसाइनल ट्राइफॉस्फेट, ये लोअर क्लास में वर्ड बार बार सुना होता है एटीपी, ये प्रोड्यूस होंगे। अब देखो इसमें आपको मैंने प्रोकैरियोट यूकेरियोट का आइडिया दिया। हमने यहां ध्यान क्या रखना है, यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ये तो फर्स्ट फीचर मैंने बोला है। वन थिंग और, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या बॉडी के सेल्स है वो यूकेरियोट तो है पर उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ये याद रखना है, ह्यूमन का रेड ब्लड कॉर्पस्कल आरबीसी, इसमें नो माइटोकॉन्ड्रिया।
बेटा इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इसमें जो भी एटीपी बनेंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट नहीं करता। पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जनरेट एटीपी by using oxygen for oxidation of food। अगर फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। समझ आया बेटा? मैंने क्या बोला है, इफ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग ऑक्सीजन, इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा। जितने भी यूकैरियोट है, अगर उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा ही होगा। दूसरा मैंने बोला है, इफ फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट यूजफुल एनर्जी एंड एटीपी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। हो सकता है लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, जब हमारी बॉडी के मसल एक्सेसिवली वर्क करते हैं तो मसल में स्टोर ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। उसके बाद मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, वो मसलर फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा ये जो अभी मैंने पार्ट बोला है, वेट करो, जब आप +1 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा। अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन चाहिए। नाउ we'll shift to the number of mitochondria per cell। जिस सेल में जितनी रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई होगा। जो लिविंग सेल फूड स्टोर करते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होगा? लेस इन नंबर पर सेल। जैसे इमेजिन करो, जो हमने घरों में सीड स्टोर की होते हैं, व्हीट, राइस, मेज, इवन पल्सेस के सीड, वो डॉर्मेंट सेल में उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो रहा होता है। उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल क्या होंगे? वेरी वेरी लेस इन नंबर। बेटा क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट सेल मस्ट बी यूकैरियोट, तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगर यूकैरियोट है, अगर सेल में मेटाबॉलिक रेट हाई है तो क्या होगा? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई होगा। अगर मेटाबॉलिक रेट बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो डाउन है तब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या रहेगा? वेरी वेरी लो। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की शेप वेरिएबल है। मोस्ट कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ये मैंने रफ डायग्राम दिखाई है बेटा, ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। इसका जो डायमीटर है सिलेंडर का वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से कहीं ज्यादा होगी। ये 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। बेटा ये दोनों डायमेंशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ऐसे डायमेंशन भी क्वेश्चन रेयर होते हैं कॉम्पिटिशन में, अगर कभी आए तो किसी किसी के ठीक होते हैं। जितनी भी किसी स्ट्रक्चर की, किसी ऑर्गन की डायमेंशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हो, उनको बिना भूले हमें याद करना पड़ेगा। बेटा ये तो जस्ट मैंने आपको सिलेंड्रिकल माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है। अगर हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी हो तो इसको सेंट्रल से काटेंगे, ऊपर से हाफ रिमूव करके अंदर देखेंगे। तो अब आपको मैं ब्रॉड जो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया के सेक्शन काट के वो ड्रॉ करके दिखाते हैं। बेटा अभी आपने इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को
सेंटर में से लेंथ वाइज काटा, जैसे ये फिंगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर से काटा, ऊपर का हाफ रिमूव कर दिया, ऊपर से अंदर देख रहे हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे सेक्शन काटने के बाद, ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिखाई देगी। बेटा ये ऐसे ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है वेंट्रिकल, जो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। बेटा जो अंदर की तरफ है इसके इनर मेम्ब्रेन। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, इनर मेम्ब्रेन विल बी थ्रोन इनटू folds to increase surface area of mitochondria। कि अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया में जितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा, उतने इसके अंदर ये फोल्ड ज्यादा होंगे। Normally these folds are at right angle to long axis of the mitochondria. This fold of plasma membrane, inner membrane, is called crista। बेटा सिंगुलर में इसको क्रिस्टा कहेंगे, अगर ई ऐड कर देंगे प्लूरल बन जाएगा क्रिस्टिक। इनर मेम्ब्रेन में जितने फोल्ड बढ़ेंगे, उतना इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ेगा। जो सरफेस भी जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, ज्यादातर वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। जितना इनर मेम्ब्रेन का सरफेस बढ़ेगा, उतना इसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, रेस्पिरेशन फास्ट होगी। बेटा अभी हमने इसके अंदर दो पार्ट किए हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, जो आउटर मेम्ब्रेन है, it is more permeable to various types of chemicals which participate in the metabolism of mitochondria। The outer membrane से ज्यादा केमिकल क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट सेल वॉल में क्या होगा, लो होगा। नीचे की तरफ एरो का मतलब है लो होगा। और वन थिंग मोर, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होंगे। अगर मान लो ये मेम्ब्रेन की थिकनेस है, ये बीच में पोर दिखाया हुआ है, इस पोर की वॉल के अंदर प्रोटीन होगा। इसको हम प्रोटीन लाइन चैनल कहते हैं। एक डक्ट लाइक माइक्रोस्कोपिक चैनल है जिसकी वॉल में प्रोटीन होगा, इसको हम कहते हैं पोरिन। तो पोरिन आर प्रोटीन लाइन्ड चैनल in membrane of mitochondria through which various substances can enter and leave the mitochondria। कुछ केमिकल इस चैनल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे, कुछ बाहर जा सकते हैं, इनको हमने पोरिन कहा है। वन थिंग मोर, porins are much more higher in number in outer membrane as compared to inner membrane। बेटा inner membrane के अंदर परमेबिलिटी आउटर मेम्ब्रेन से लो होगी, और इसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होगा। इसमें क्या है, प्रोटीन कंटेंट हमें क्या चाहिए, हाई। एरो ऊपर की तरफ लगाया इसका मतलब है हाई होगा। वन थिंग मोर, between these two membranes there is a space called outer chamber of mitochondria। बेटा ये क्या रहेगा, आउटर चेंबर। इसमें बहुत कम केमिकल रिएक्शन होंगे, ज्यादातर इसमें फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एंजाइम होंगे। बेटा फैटी एसिड आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑयल एंड फैट। ये आप ऑयल फैट लोअर क्लास में करके आए हो। बेटा लिपिड विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उनको ऑयल कहते हैं। लिपिड विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उनको हम फैट्स कहते हैं। तो लिपिड का जो सिंथेसिस होना है, उसके लिए सारे एंजाइम आउटर चेंबर में होंगे, कुछ इनर चेंबर में हो सकते हैं। इनर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बेटा मैट्रिक्स जो है ये सेमी सॉलिड है, जेली लाइक होगी। इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम होंगे, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंटेन DNA molecule।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कॉमनली सर्कुलर होता है, रिंग की तरह होगा, सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया की तरह डिवाइड करवा सकता है, एक से दो गए माइटोकॉन्ड्रिया, दो से चार। तो वी कैन से डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन multiplication of mitochondria by inducing binary fission. It also contains RNA. इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें आरएनए भी होगा, इसमें राइबोसोम्स भी होंगे। बेटा मेनी राइबोसोम आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। बेटा राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री, पर +1 में हम पढ़ेंगे राइबोसोम जो है ये दो टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोट भी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम को कहते हैं 70X। बेटा जो एक्स है ये वेंट वर्ग यूनिट होती है विथ मेजर साइज एंड डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल रहे हैं? स्वेल्वर्ग यूनिट is a unit to measure density and size of mitochondria। तो जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे वो 70X होंगे। अदरवाइज यूकैरियोटिक सेल में जितने भी राइबोसोम्स होते हैं वो 80X होते हैं। मतलब दोनों का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेल्वर्ग यूनिट अलग अलग होता है। ये राइबोसोम डीएनए आरएनए, तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया को एंजाइम चाहिए वो डीएनए आरएनए राइबोसोम मिलके बनाते रहते हैं। तो some enzyme या protein required by mitochondria synthesis by itself. It also contains calcium granules here and there। बेटा इसमें कैल्शियम के छोटे छोटे ग्रेन्यूल हो सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम दो मिनरल इसके अंदर होते हैं। वन थिंग और, इस मैट्रिक्स में जो एंजाइम है वो अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए भी होगी। बेटा अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। प्रोटीन यदि अमाइनो एसिड होंगे तो फिर उनसे प्रोटीन बन सकते हैं। तो अमाइनो एसिड बनाने के लिए, लिपिड सिंथेसिस के लिए यहां पे एंजाइम होंगे। एक है कॉम्प्लेक्स साइकिल जो रेस्पिरेशन में आप करोगे, ये सिर्फ नाम लिखना है कि क्रेब्स साइकिल, ये साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। क्रेब्स साइकिल इस ये मल्टी स्टेप बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसके सारे एंजाइम यहीं पे होंगे। क्रेब्स साइकिल के अमाइनो सिंथेसिस के लिए, लिपिड सिंथेसिस के लिए, ये सारे एंजाइम यहां से होंगे। अब हम थोड़ा सा क्रिस्टा की स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करते हैं। बेटा अगर ये क्रिस्टा की मेम्ब्रेन हमने एनलार्ज कर ली है, ये इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टा, इसके ऊपर रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं। इस रैकेट लाइक पार्टिकल को हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम। बेटा ऑक्सीसोम एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये एटीपी सिंथेसिस बनाने करने में हेल्प करते हैं। वन थिंग और, अगर हम इस ऑक्सीसोम को एनलार्ज करके स्टडी करें तो इस ऑक्सीसोम के का एक ये बेसल पार्ट है, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसको कहते हैं बेसल पीस। सेकेंड पार्ट है इसमें स्टॉक लाइक, इसको स्टॉक कहते हैं। तीसरा पार्ट है हेड। तो ऑक्सीसोम है 3 पार्ट, बेसल पीस, स्टॉक एंड हेड। हेड के अंदर एंजाइम होगा एटीपीएस, एटीपी सिंथेसिस के लिए। इसका एक और नाम है, पुराना बुक में मिलेगा, इसको
एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इसका मॉडर्न नेम है F1 F0 कॉम्प्लेक्स। ये नाम आजकल मैक्सिमम यूज होता है कि बेसल पीस और स्टॉक को मिला के हम F0 कहते हैं। इसके हेड को हम F1 या ATPase कहते हैं। बेटा जो ऑक्सीसोम है, इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये एटीपी सिंथेसिस में कैसे होगी उसका पूरा मैकेनिज्म जब आप प्लांट फिजियोलॉजी प्लस वन में पढ़ोगे, रेस्पिरेशन वहां करवाएंगे। अभी सिंपली मैंने आइडिया दिया ऑक्सीसोम का। बेटा इसका पुराना नाम है जो आजकल बुक्स में दिखेगा, नीट में गलती से भी नहीं आएगा। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे इसको फर्नांडेज मोरान पार्टिकल भी कहते हैं। फर्नांडेज मोरान पार्टिकल। बेटा ये मैंने आपको इसलिए बोला है, इस टाइप की डिस्क्रिप्शन जो बुक्स में मिले या टीचर करवाए, हमने उस पर फोकस नहीं करना। एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट होते हैं। ये अलग अलग केमिकल्स हैं, इनको कहते हैं एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एटीपी बनाने में हेल्प करता है। वो उसकी सारी की सारी डिटेल रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ दो फीचर इसके याद रखने हैं। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल या एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कहां मिलेंगे? मैट्रिक्स में या इनर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा, ऑक्सीसोम कहां मिलेगा? एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मोर कंसंट्रेटेड ऑन क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा एक और थोड़ा सा पार्ट इसका हिस्टोरिकल दिया होता है, जितना एनसीईआरटी में उसको इलेबोरेट कर देते हैं। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने इंट्रोड्यूस की? साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम है सी बेंडा। इसका पूरा क्रिस्टियन बेंडा नाम है, ज्यादातर बुक्स में सी बेंडा दिया होता है। यहां स्टूडेंट गलती करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय बेंडा, ही गिव द नेम बेंडा। इसकी डिस्कवरी एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी केवल क्लास में बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉलिकर फ्रॉम फ्लाइट मसल ऑफ पिजन। बेटा ये गाइडों की फैसिनेशन है, कोई करना चाहे उसको रोकेंगे नहीं, पर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि गलती से ये नीट में नहीं आएगा। मैंने बोला साइंटिस्ट कॉलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम फ्लाइट मसल ऑफ पिजन। मॉडर्न नेम माइटोकॉन्ड्रिया was given by सी बेंडा। बेटा ये सी बेंडा वाला पार्ट दिया हुआ है। एक और है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सेल के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अगर इसको सेल के अंदर देखना है हमने, तो सेल को स्टेन करना पड़ेगा, STAIN। इसको कहेंगे सेल को डाई करना पड़ेगा। तो जो स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं उसका नाम है जेनस ग्रीन। बेटा ये स्टेन बार बार नीट में रिपीट हो रही है। विच डाई या स्टेन यूज टू हाईलाइट माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर टू स्टडी इट, वो हमारे पास है जेनस ग्रीन। बेटा और भी बहुत सी डाइज हैं, जैसे से बायोलॉजी पढ़ोगे आती रहेगी। बाकी हमें ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किन किन सेल में होता है, कहां नहीं होता। जब आप प्रोकैरियोट की डिटेल पढ़ोगे, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा।
दो सेल मीट में रिपीट होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एक तो जितने भी एनिमल के डेड सेल ने, प्लांट के डेड सेल ने, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। कंडीशन है सेल मस्ट बी लिविंग एंड सेल मस्ट बिलोंग टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। बाकी है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का डायमेंशन हमने इग्नोर नहीं करनी। मैंने लेंथ ब्रेड्थ आपको बताई है। फिर टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दी है? क्रिस्टन बेंडर। फिर इसमें यह भी ध्यान रखना है डार्क रिएक्टिव जो इसके जो हमने बात किया क्रेब्स साइकिल, उसके लिए जितने भी एंजाइम है, क्रेब्स साइकिल फूड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। उसके जो भी एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चेंबर या मैट्रिक्स में होंगे। एंजाइम फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। लिपिड सिंथेसिस के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। वन थिंग मोर कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपने राइबोसोम में तीनों मिलके हमेशा क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। ना दी मोस्ट ऑफ द एंजाइम यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ। So in short, we can say mitochondria are partly independent of other cell organs. Very important feature. ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन न्यूक्लियस के कंट्रोल के अंदर है। ये पार्टली इंडिपेंडेंट है, पार्टली डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है पार्शली इंडिपेंडेंट। सेमी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी से वर्ड ड्राइव किया हुआ है। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम इतना कर लेते हैं इट विल बी अनफ फॉर मी। पर इसकी डिटेल जो फंक्शनिंग हम ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन का डिटेल मैकेनिज्म करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। बेटा अगर कोई आपका डाउट है आप पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई सपोज आप नहीं बोल रहे, इट मीन कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेटा आज का लेक्चर यही छोड़ते हैं। ये जस्ट आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने डिस्कस की है। थैंक यू।